हेलो बच्चा लोग, आज फिर हम लोग लेक्चर 2 में हैं। यहाँ पे लेक्चर 1 में हमने प्लानिंग देखी थी कैसे जो है मोल कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 को। फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 को हम लोग रिडॉक्स के साथ करेंगे। और यहाँ पे जो है लेक्चर 2 देख रहे हो आप, यहाँ पे लेक्चर 2 जो कि मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो कि आज बेसिक्स स्टार्ट हो रहा है। पहला पार्ट स्टार्ट हो रहा है यूनिट 1, जिसमें हम लोग जो है पहले हम लोग जो है मैटर करेंगे। मैटर करने के बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो आपके सामने है, बेसिक पार्ट है एकदम, जो कि क्लास 9th में आप जो है क्लास 9 में 10th में सब पढ़ते हो। सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हो, है ना, प्योर मिक्सचर, सारी बातें आप जो है क्लास 9 में पढ़ते हो। लेकिन मैं एकदम बेसिक से बेटा, एकदम बेसिक से, आपको 9th पढ़े हो नहीं आता है, आता है, कोई टेंशन नहीं लेना है ना। आपको आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, चाहे आपके स्कूल के सिलेबस की तैयारी हो, प्रॉपर मैं मैनर में कराने वाला हूँ यहाँ पे। तो बच्चा लोग है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना, जिससे नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको क्या होगा, लगातार लेक्चर जो अपलोड होते हैं आपको मैसेज मिलता रहे कि लेक्चर कब आ रहा है, कब अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेक्चर 2 में हम लोग पहले मैटर करेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी करेंगे, फिर एटम्स क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैटर जो है क्या है आपका, आप जानते हो क्या होता है मैटर, सब जानते हैं। एनीथिंग अराउंड अस दैट ऑक्यूपाइंग स्पेस हैविंग सम मास कॉल्ड मैटर। आप सब जानते हो, आपके आसपास से जितनी भी चीजें हैं सब क्या है, मैटर है। तो यहाँ पे बच्चा देखो, यहाँ पे एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास, जिसके पास मास हो, जिसके पास क्या हो, मास हो, और ऑक्यूपाई सम स्पेस हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हो। मैटर को दो पार्ट से क्लासिफाई किया जाता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। और फिजिकल के अंदर आप जानते हो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होता है आप जानते हो, जिसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। हाँ, फोर्स ऑफ जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इसका वॉल्यूम कैसा होता है, फिक्स होता है। इसका शेप भी कैसा होता है, फिक्स होता है। ठीक है, आप ये सब बातें आप पढ़ चुके हो, नॉर्मल मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लिक्विड, लिक्विड क्या होता है, वॉल्यूम कैसा होता है, इसका फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को जिस शेप में डालोगे, जिस शेप में रखोगे, वही शेप जो है ले लेगा। गैस का क्या होता है, ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही शेप फिक्स होता है, क्योंकि फोर्सेस बहुत वीक होते हैं, पार्टिकल बहुत दूर दूर भागते हैं, रैंडम मोशन होता है। तो इसके ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है, ना ही इसका शेप फिक्स होता है बेटा, दोनों फिक्स नहीं होते। ठीक है, अब बात आता है केमिकल क्लासिफिकेशन की। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, प्योर और मिक्सचर। प्योर का मतलब क्या है, फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए, पहली बात है फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। फिजिकल मतलब लाइक जैसे हमने उसको जो है फिल्ट्रेशन कर लिया, हमने कुछ इस टाइप को उसको बॉईल कर दिया, इस टाइप से जो है फिजिकल मेथड से हम लोग प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर सकते। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। इसको आप बोलते हो प्योर, और इनका कंपोजिशन कैसा होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है। ठीक है, तो प्योर के अंदर आपके दो पार्ट हैं। ठीक है, तो केमिकल को मैंने प्योर और मिक्सचर में डिवाइड कर दिया। प्योर का मतलब क्या था, फिक्स कंपोजिशन। मिक्सचर का मतलब क्या है, वेरिएबल कंपोजिशन, जिसमें कंपोजिशन आप कुछ भी रख सकते हो। आपने थोड़ा सा ले लिया, आपने ज्यादा ले लिया, आपने उसको ज्यादा कर दिया, इसको थोड़ा कर दिया, कम ज्यादा कर कुछ भी ले लो आप, है ना। आपने हल्का सा चीनी मिलाया पानी में, आपने ज्यादा चीनी मिलाया पानी में। ठीक है, तो आप कुछ भी कंपोजिशन रख सकते हो, तो वेरिएबल कंपोजिशन है। ठीक है, आप कुछ भी कर लो, दिस कॉल्ड मिक्सचर। और कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, इसको फिजिकल मेथड से है ना अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसे ये क्या है, मिक्सचर है आपका। अब प्योर के अंदर दो पार्ट है आपका, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट क्या होते हैं, एलिमेंट्स मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ऐसा कोई भी चीज जिसमें वन टाइप ऑफ एटम, उसे क्या बोलेंगे हम, एलिमेंट बोलेंगे। सोडियम एटम, लिथियम एटम, जितने भी आप एलिमेंट जानते हो वो हो गए O2, O3, I2, Cl2, P4, S8। ये सब क्या है, इसमें क्या है, वन टाइप ऑफ एटम है। जितने भी वन टाइप ऑफ एटम है उसे क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आई क्या। कंपाउंड क्या होता है, मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम, जिसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ एटम्स होंगे, उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड्स बोलेंगे, जैसे H2O, CaCO3। ठीक है, तो इस तरह से जो है कंपाउंड हो गया। अच्छा, एक सिंपल सी बात आप जानना चाहिए, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या अंतर है। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या अंतर है बेटा, बताओ आप। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल में वन टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में हमेशा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम होंगे, जो आपने पढ़ा यहाँ पर, है ना, मोर देन टू टाइप। तो आप, इसका मतलब ये हुआ, है ना, कि ऑल द मॉलिक्यूल्स, बोलो बोलो, ऑल द कंपाउंड्स आर द मॉलिक्यूल्स,
बट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में जो आपके सिंपल टाइप ऑफ एटम है, जैसे आपके मान लो वन टाइप ऑफ एटम O2 हो गया, O2 मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल। तो I2 मॉलिक्यूल, क्योंकि उसमें क्या बोला मैंने, मॉलिक्यूल में मैंने बोला आपको कि जिसमें सेम टाइप के एटम भी हो, 2 और मोर सेम टाइप और डिफरेंट टाइप दोनों हो सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में ओनली डिफरेंट टाइप। तो ऑल कंपाउंड्स आर द मॉलिक्यूल्स बट ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो ये सब चीजें हो गई आपकी बेसिक्स पार्ट जो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फिर आपका बात आता है कि मिक्सचर के दो टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है यूनिफॉर्म। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म डेंसिटी। आप कोई चीज मिला रहे हो, जितना जो यूनिफॉर्मिटी है पूरे में, यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये होता है बेटा कि जितना आपका ऊपर साइड है, जितना मिडिल साइड है, उतना ही आपका लोअर साइड है। तो कहने का मतलब ये है कि कंपोजिशन देखा जाए, जो मिक्सर का कंपोजिशन, जो सब्सटेंस आपने मिलाया है, जितना आपका अपर पार्ट में उतना ही आपका लोअर पार्ट में, उतना ही आपका मिडिल पार्ट में है, मतलब यूनिफॉर्म है। जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक कैसा होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे आप यहाँ पे जो कोई भी ऐसे जो है लिक्विड है, कोई चीज है जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको दिख रहा है, वो सब क्या है, यूनिफॉर्म। और उसका क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, जैसे आपको मैंने बताया कोल्ड ड्रिंक, एयर भी कैसा है, यूनिफॉर्म है ना। उसके अलावा जो है आप सोल्यूशन बनाते हो, आप NaCl का सोल्यूशन है, NaCl नमक को, टेबल सॉल्ट को आपने क्या किया, वाटर में ऐड किया, कैसा है, यूनिफॉर्म। ठीक है, आपने शुगर को जो है वाटर में ऐड किया, क्या बनाया है आपने, जो है शरबत बनाया, कैसा होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नहीं तो क्या हो, लड़ाई हो जाएगा, ऊपर कम मीठा है, नीचे ज़्यादा मीठा है कि नहीं। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब एक बात और भी हुआ, यूनिफॉर्म डेंसिटी। डेंसिटी भी कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक, तो इसमें देखो अब आता है हेट्रोजीनियस। व्हाट द मीन्स ऑफ हेट्रोजीनियस बेटा, हेट्रोजीनियस क्या मतलब है, हेट्रोजीनियस का मतलब है नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब क्या हो गया कि ऊपर की मात्रा कुछ और है, नीचे कुछ और मात्रा है, अपर पार्ट में कुछ और डेंसिटी है, लोअर पार्ट में कुछ और डेंसिटी है। तो डेंसिटी भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे सैंड प्लस वाटर, अगर सैंड को आप वाटर में मिलाओ तो सैंड नीचे बैठ जाती है, तो नीचे डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, ऊपर डेंसिटी क्या है, कम है। तो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, ऊपर सैंड की मात्रा कम रहेगी। तो हमारा यहाँ पर जो है पहला पार्ट हमारा तैयार हो गया, व्हाट इज द मैटर, डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन कर लिया। हम लोगों ने बेसिक बातें पढ़ ली, जो कि आप पहले से जानते हो बहुत कुछ, लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जब भी मैं स्टार्ट करूंगा आपको बेसिक से बेसिक चीजें पढ़ा के ही आपका बेस तैयार करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो ये बात वीडियो में बने रहेगा। आप भले पढ़ो, आप भले जानते हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलती रहेंगी साथ में, है ना। आपको पक्का कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। जैसे अगला पार्ट है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो क्योंकि इन्होंने एक बेसिक थ्योरी दी। अच्छा, इनसे पहले क्या थ्योरी नहीं आई, इनसे पहले क्या कोई थ्योरी नहीं थी। हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में बहुत पहले लिख दिया था, स्मॉलेस्ट पार्ट को हम लोग परमाणु बोलते हैं, अणु बोलते हैं, ये सब बातें पहले से लिखी हैं। लेकिन उस टाइम पे जो है ना वो जमाना नहीं था कि जो है पब्लिश किया जा सके। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है पब्लिसिटी डाल्टन्स को मिली, क्योंकि डाल्टन्स ने बोला लगभग 16 सेंचुरी में, तो वहां पर उन्होंने बोला कि ऑल द मैटर्स मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल। एक तो स्मॉल बोला है और बोला है इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। यहीं पे भाई साहब ने गलती कर दी, छोटी सी बात बोल के, ज्यादा बोलते हैं ना, कई बार ज्यादा बोल जाते हैं। उस टाइम पे इतना सिस्टम नहीं था कि एटम्स डिविजिबल है या नहीं। जैसे एक बात समझो, डाल्टन ने बोला कि एटम्स आर इंडिविजुअल, आप लोग लग गए मिलके क्या करने, भाई प्रूफ करना है कि ये गलत बोला है। क्या करोगे, आप एटम को काटने लग जाओगे कि एटम कैसे टूट जाए, बीच में से कुछ और मिल जाए मुझे, क्योंकि इसने क्या बोल दिया, इंडिविजुअल, डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने क्या किया, बैठ के थॉमसन लग गए, रदरफोर्ड लग गए कि भाई एटम डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन में तोड़ सकते हो, है ना, प्रोटॉन में तोड़ सकते हो, न्यूट्रॉन तोड़ सकते हो। तो बाद में मालूम चला कि एटम्स कैसा है, डिविजिबल है। इसकी बात हो गई गलत, है ना। लेकिन इसने क्या किया, देखो कभी भी कोई थ्योरी जो दी जाती है, कोई पोस्टुलेट दी जाता है, उसका एक, है ना, डाल्टन्स को एक इसलिए अहमियत मिलती है, जिसने जो भी थ्योरी दी है उससे एक नई सोच आगे बढ़ी, केमिस्ट्री के अंदर एक नई बात आगे बढ़ के आई है। और वो ये है कि यहाँ से डिस्कवरी हुई, है ना, किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपका यहाँ से मालूम चला कि आपका ये पॉइंट गलत है ना, ये पॉइंट गलत है। एटम्स कैसे हो सकते हैं, एटम डिविजिबल है। ठीक है, एटम डिवाइड हो सकता है, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और इस बार नीट में ये ऑप्शन में भी था, है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ द एटम। तो कई बार ऐसे छोटी छोटी बातें भी नीट वगैरह में आ जाता है।
ठीक है, तो इसलिए जो है आपको तैयार रहना चाहिए। ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, सेकंड देखो आप, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन द प्रॉपर्टीज एंड द मास। ठीक है भाई, जब तक ये पॉइंट तब तक सही था जब तक आइसोटोप की खोज नहीं हुई थी। जैसे ही आइसोटोप की खोज हुई, ये पॉइंट हो गया गलत। तो देखो इस पॉइंट को गलत करने के चक्कर में किससे खोज हो गई? आइसोटोप की। यहां से खोज हुई आइसोटोप की, और आइसोटोप आप जानते हो क्या होता है कि एलिमेंट तो सेम है ना, एलिमेंट तो सेम है, लेकिन क्या है आपको पता है कि क्या होता है, उसके मास क्या होते हैं, डिफर होते हैं, मास डिफर करते हैं। जैसे एग्जांपल आप जानते ही हो, हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3 सारे हाइड्रोजन है, लेकिन क्या है सबका प्रॉपर्टी मास क्या है, अलग अलग है। इन्होंने क्या बोल दिया था, ऑल द एटम ऑफ गिवन एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिकल इन प्रॉपर्टी एंड मास, हो गया, गलत हो गया। यहां से आइसोटोप की खोज होने के बाद ये पॉइंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ, अब बोला डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है भाई। तब तक ये भी सही था जब तक आइसोबार की खोज नहीं हुई थी। आइसोबार की खोज हुई तो मालूम चला डिफरेंट एलिमेंट्स सेम मास रख सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सेम मास रखते हैं। जैसे आप जब आइसोबार की खोज हुई, आइसोबार का मतलब क्या होता है आप जानते हो कि है ना, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम का 40 है, आर्गन का भी क्या है 40 है। लो देखो अलग अलग एलिमेंट का मास कैसा है भैया, अलग अलग है, तो अलग अलग हो गया ना। तो कहने का मतलब ये भी पॉइंट क्या हो गया, ये भी पॉइंट हो गया गलत, ठीक है। तो पॉइंट, इस बंदे के पॉइंट गलत थे, फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्यों ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। बेटा ऐसा इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि इस बंदे ने जो पॉइंट दिए इसको गलत करने के चक्कर में बहुत सारे डिस्कवरीज हो गई, आइसोटोपिक खोज हुई, आइसोबारिक खोज हुई। क्योंकि जैसे ही हम कोई पॉइंट रखते हैं मार्केट में, तो लोग क्या है, जो आपके कलीग्स होंगे, जो आपके आने वाली जनरेशन होगी, क्या करेगी, उसे गलत करने के चक्कर में है ना एक नई थ्योरी जनरेट कर देती है, एक अच्छी थ्योरी जो करेक्ट होती है। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से ह्यूमन बीइंग अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते क्या कहाँ गया, आगे गया हुआ है। तो ये बहुत पुरानी गलती है जिसको सुधारते सुधारते पूरी केमिस्ट्री बन गई है कि नहीं, बात समझ में। तो यहाँ देखो, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू फॉर्म अ कंपाउंड, जाहिर सी बात है, ठीक है। एटम्स जो है डिफरेंट एलिमेंट के फिक्स प्रोपोर्शन में जो है कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर और एक पॉइंट लिखा हुआ है, एटम्स कैन बी रीअरेंज्ड इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, एटम्स जो है सेपरेट होते हैं वापस रीअरेंज होते हैं, है ना। एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड कैन नॉट डिस्ट्रॉयड, आप जानते हो किसी केमिकल रिएक्शन में, है ना, कोई एटम्स न क्रिएट होते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे एक बात और कभी भी मेंशन नहीं हुई, डाल्टन ने कई बार बोला कि जो है अगर एलिमेंट सेम है तो प्रॉपर्टी सेम होगी, अगर एलिमेंट सेम है तो प्रॉपर्टी सेम होगी। इन्होंने बोला, एक बात बताओ, कहीं पे भी एलोट्रॉप की बात नहीं की गई। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं आप जैसे जानते हो, कार्बन का ग्रेफाइट भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, कार्बन डायमंड भी होता है, कार्बन जो है बकमिस्टर फ्लोरेंस भी होता है। तो कहने का मतलब ये है ग्रेफाइट भी है, डायमंड भी है और ये भी है, सभी तो कार्बन नहीं है, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सबकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। तो इनके बारे में कहीं बात नहीं की गई। तो इस टाइप से जो है कुछ लिमिटेशंस थी, डाल्टन की कुछ गलतियां थी, है ना। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने जो है यहाँ पर एक चीज पढ़ा, मैटर क्या है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास पे, एटम है क्या, मॉलिक्यूल है क्या, एटॉम उसके मास के ऊपर बात करते हैं। और यहाँ से आपका जो है न्यूमेरिकल पार्ट भी चालू हो जाएगा आगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है और फिजिकल केमिस्ट्री बिना न्यूमेरिकल की अच्छी लगती नहीं है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो है तो इतना आप नोट कर लीजिए फटाफट, और इतना नोट करने के बाद वीडियो को पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए, आप नोट्स कंटिन्यू बनाइए प्रॉपर। और उसके बाद हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पे आपके आगे चलते हैं और यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास की बात करेंगे बेटा। और यहाँ पर देखो आप, और यहाँ पर जो है एटॉमिक मास की बात करेंगे। और चलो, तो हमारा दो टॉपिक खत्म हो गए, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास की। तो एटम के मास के, एक एटम के मास के हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं बेटा, मास ऑफ वन एटम। तो मास ऑफ वन एटम मतलब हो गया मास ऑफ एन एटम, इसको आप बोलते हैं एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास, एटम्स बहुत छोटे हैं, नेग्लिजिबली स्मॉल मास है, बहुत स्मॉल मास है। अब इतने स्मॉल मास को याद करना, लिखना कितना मुश्किल काम है। केमिस्ट्री के जो
प्रोफेसर रहे हैं, साइंटिस्ट रहे हैं, बड़े चालाक लोग हैं। उन्होंने बोला कि एटम्स तो बहुत हल्के हैं, तो मास तो बहुत छोटा होगा। अगर मास बहुत छोटा होगा और नियरली मैं मानूं, चलो ऐसा लिख दूं मैं 2.303 इंटू 10⁻27 kg, इस रेंज का मास आ रहा है -27 kg। अब सोचो कि ऐसे हम पॉइंट मास कितना याद करेंगे भाई, बोलो कितना याद करेंगे, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो साइंटिस्ट जो है बड़े चालाक लोग थे, वो एक नंबर खोज रहे थे, एक रिलेटिव मास की तरफ गए। किसकी तरफ गए? रिलेटिव मास की तरफ। उन्होंने बोला एक काम करते हैं, हम लोग मास को जो है ना रिलेटिव फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, रिलेटिव फॉर्म में, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, रिलेटिव फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया किसका? रिलेटिव एटॉमिक मास का। रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, मास, ठीक है। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या था कि भाई मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास। अब जो है एलिमेंट आपने लिख लिया। अब एक एटम के मास को मुझे एटॉमिक मास बोलना है और मैं चाहता हूं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, इंटीजर फॉर्म में लिखूं, है ना। मैं चाहता हूं इसको होल नंबर फॉर्म में लिखूं, जिससे हमें याद करना आसान हो, 1 3 7 इस तरह से, 1 4 इस तरह से नंबर आ जाए। इसके लिए मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो हर एलिमेंट में, हर एलिमेंट के एटम में कॉमन आता हो। अब इसकी खोज करना चालू कि आखिर ऐसा क्या रेफरेंस लिया जाए, ऐसा क्या रेफरेंस लिया जाए जो हम यहाँ तक जो है पहुंचे। तो पहले उन्होंने हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया, वो गलत हो गया, नहीं सही बैठा। फिर उन्होंने ऑक्सीजन को रेफरेंस लिया, ऑक्सीजन स्केल बनाया, वो भी गलत हो गया। लेकिन मेहनत करते ना, मेहनत रंग लाती है एक दिन, और आप देखिए लगे रहिए, आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। और फाइनली यहाँ पर एक नंबर मिला, एक जादुई नंबर मिला, जो कि किसके बराबर था? 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14। तो C12 के एक एटम के मास का जो 12वां भाग है, वो एक नंबर मिला। वो नंबर जो है, जो मिला ना बेटा, वो नंबर, क्यों यही नंबर चूज किए, क्यों यही नंबर आपको जो है जाके साइंटिस्ट यहीं पे आके क्यों रुक गए, रेफरेंस इसी को क्यों बनाया, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगा। तो कार्बन 12 के आइसोटोप के एक एटम के मास का जो 12वां भाग है, वो एक नंबर मिला। और वो नंबर जो बेटा शानदार नंबर था, और उसी से जो है हमें एक एग्जैक्ट नंबर मिला, और वो क्या था? 1.66 10⁻27 kg। तो अब जो है, जो आपका 1/12 है, 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, इसकी वैल्यू भाई 1.66 10⁻27 kg। ठीक, यहीं पे आके क्यों रुक गए? यहीं पे आके आप एनालाइज करो, क्या ये नंबर नियरली सेम है मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन के? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की क्या नियरली सेम है? इसीलिए इस नंबर पे आके रुक गए, क्योंकि एक एटम के मास को मेनली कौन करता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, तो कंट्रीब्यूट नहीं लेते उसको। मेनली कौन होता है? आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने पढ़ा होगा, ये सब बेसिक चीजें हैं। तो अब क्या हुआ, अगर नियरली सेम है तो मजा आ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो हर एटम में है, तो ये चीज कॉमन आने वाली है, ये कट जाएगी, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? एक होल नंबर मिलने वाला है। देखते हैं कैसे। तो आप जानते हो नियरली सेम है। अच्छा एक बात बताओ, चलो सिंपल सी बात लिखते हैं कि कहने का मतलब यह हुआ, हम फाइनली किस पे चले गए? कार्बन स्केल पे चले गए, कार्बन स्केल। और यहाँ देखो कि अगर मुझे चलो ऑक्सीजन का मास लिखना है, एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन का मास लिखना है, तो ऑक्सीजन के एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 8 न्यूट्रॉन है और 8 प्रोटॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन। अगर आप जानते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास नियरली सेम होता है, और कितना होता है? 1.67 10⁻27 kg। क्या ये देखो नियरली सेम आ रहा है क्या? 1.67 10⁻27 kg और 1.66 10⁻27 kg, ये नियरली सेम है। अब एक चीज देखो, जब आप लिख रहे हो ऑक्सीजन का मास में 8 न्यूट्रॉन और 8 प्रोटॉन है,
तो 8 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन और 8 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन को मैं लिख सकता हूँ 16, 8 और 8 क्या हो गया 16 इंटू 1.67 10 टू पावर माइनस 27 kg। ये हो गया एक एटम का मास, ये रियल मास है आपका एक एटम का। लेकिन हम ये एग्जैक्ट में याद करना चाहते नहीं है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इस नंबर से अगर डिवाइड करूँ क्या बन जाएगा 16। इस नंबर से अगर मैं इस नंबर से 1/12 था मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 से इस नंबर से डिवाइड कर दूं तो कट जाएगा और क्या आ जाएगा 16। तो 16 आया क्या, आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। जो आप 16 बोलते हो रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसकी कोई यूनिट नहीं है। लेकिन जैसे ही अब आप मास बोलना चाहते हो, आप मास बोलना चाहते हो तो मैं इसका क्या कर दूं, इसका एक नया नाम रख देता हूं। एक काम करता हूं, आपका नियरली इसके बराबर है तो मैंने क्या कर दिया, इसको नया नाम लिख दिया 16 AMU या 16U। हमने क्या किया, इस नंबर को नया नाम दे दिया, क्योंकि ये नंबर बार बार आने वाला है, क्योंकि हर एटम के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, उसी से मास आता है और नंबर बार बार आने वाला है। इसीलिए क्या किया हम लोगों ने, इसको 16 AMU बोल दिया, इसको नया नाम दे दिया, बार बार आने वाला है और ये हो गया 16 AMU। और 16 AMU का मतलब ये हो गया, एक AMU का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। इसे क्या बोलते हो, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। मतलब ऐसा मास जिसको आपने क्या बना दिया, यूनिट बना दिया। ऐसा मास जिसको हमने क्या कर दिया, यूनिट बना दिया, इसलिए क्या बोला इसको, यूनिफाइड मास। अगर मैं लिखता हूं ऑक्सीजन के, है ना, यहाँ देखो आप, अगर आप लिखते हो कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है तो आप बोलते हो 16U। इसका मतलब ये हुआ 16 मल्टीप्लाई बाई 1.66 10 टू पावर माइनस 27 kg। अब आप देख रहे हो, अब आप मान लो चाहते हो हीलियम का मास लिखना, हीलियम का एटॉमिक मास क्या लिखोगे, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, कितना हो जाएगा 4U। 4U का मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 1.66 10 टू पावर माइनस 27 kg। तो अब आपको जो है अब बार बार ये नहीं लिखना है, आप डायरेक्टली क्या बोलोगे 16U 4U, इस तरह से आप एटॉमिक मास बोलने वाले हो MU के फॉर्म में। तो एटॉमिक मास आराम से आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपने एक नंबर जो कि बार बार कॉमन आ रहा था उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने एक यूनिट बना दिया, MU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। और जो है इस तरह से अब आप किसी का भी मास आराम से लिख सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आप चाहते हो, चलो मान ठीक है सर, फ्लोरीन जो है आपका मान लेते हैं कैल्शियम का मास लिखो, कैल्शियम में कितना होता है 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, मतलब कितना हो गया 40। तो 40 AMU या आप लिख सकते हो 40U। तो कहने का मतलब है अब हम किसी भी एलिमेंट का मास आसानी से लिख सकते हैं। तो केमिस्ट्री क्या हुआ, केमिस्ट्री को चीज़ें आसान बनाई है, साइंटिस्ट लोगों ने चीज़ों को आसान बनाया बेटा। और देखो नहीं तो इस तरह से फ्रैक्शन में मास याद करना पड़ता तो कितना मुश्किल होता है कि नहीं। तो फ्रैक्शन में मास याद ना करके हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया और उसके थ्रू हमने एक नंबर पाए। वो नंबर बार बार कॉमन आ रहा है, हमने उसको नया नाम रख दिया, क्या रख दिया MU एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। जो है क्या है आपका यूनिफाइड मास, क्योंकि मास को आपने क्या बना दिया है, यूनिट बना दिया, इसलिए क्या है यूनिफाइड मास। इस तरह से हमारा एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास और AMU के बारे में बातें है ना खत्म होती है। तो इसको बेटा नोट करना है, कहाँ से चीजें आई हैं, कैसे डेवलप हुई हैं, ठीक है। ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी है, तो फटाफट जो है इसको नोट कर लेना है। अब देखो इसके बाद अब यहाँ पे एक सीन ये है बेटा कि एटॉमिक मास तो हो गया, है ना, आपने एटॉमिक मास की बात कर। तो सिंपल से मैं आपसे एक बात बोलूं कि अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास जो है 32 AMU ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कितने एटम है ये, आप जानते हो कि एक एटम का मास होता है 16 AMU। तो बताओ 32 AMU में कितने एटम है, बेटा 2 एटम है, 2 एटम है ऑक्सीजन की, ठीक है, 2 एटम है। तो कहने का मतलब है अगर हम AMU पे हैं तो आप समझ जाइएगा कि आप जो है यहाँ पर सिंगल एटम की बातें कर रहे हैं। इस तरह से जो है आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ जो है मेरे पास 400 AMU हीलियम है, 400 AMU हीलियम है, बताओ कितने नंबर ऑफ हीलियम है, मोल नहीं आएगा, नंबर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आप AMU में हो। आप बताओ एक हीलियम का मास कितना है 4 AMU। तो बताओ यहाँ से अगर आप डिवाइड कर दो कितने नंबर आपके आ जाएंगे, 100 नंबर ऑफ हीलियम पार्टिकल हो जाएंगे, 100 एटम्स, कितने आ जाएंगे 100 एटम्स ऑफ हीलियम आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
यहाँ पे जो है आपका 100 नंबर ऑफ एटम्स आ जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो एक हीलियम का मास कितना है 4 mu, 400 mu कितने हो जाएंगे 100 नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो इस तरह से जो है आप काउंटिंग कर सकते हो, छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। अब आपकी बात आती है मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास ये क्या होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, जाहिर सी बात है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। अब आप देखो जैसे हमारे पास H2O मॉलिक्यूल है, एक H2O के मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल में कितने एटम हाइड्रोजन के, 2H एटम है, और एक वन जो है ऑक्सीजन एटम है। तो आपको अगर H2O का मास काउंट करना है, 2H एटम का मास कितना हो जाएगा 2 mu, और यहाँ कितना हो जाएगा 16 mu, दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 18 mu। तो हम लोग इस तरह से जो है ना मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो CaCO3 है, तो इसके एक मॉलिक्यूल में बताओ, क्योंकि मास मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो बताओ यहाँ से इसके एक मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, Ca है आपका, एक Ca है, एक कार्बन है, और क्या है 3 ऑक्सीजन एटम है। तो यहाँ से मालूम चला इसका है 40 mu, इसका है 12 mu, और इसका कितना होता है 3 × 16 mu। आप इसको जोड़ दो सबको तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आपका 100 mu। तो इस तरह से बेटा आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, अगर आपने सीख लिया है। अगर आपको एग्जैक्ट मास निकालना है तो 100 में क्या करोगे, mu से मल्टीप्लाई कर दो, और आप जानते हो एक mu में कितना होता है 1.66 10⁻27 kg। तो आप ऐसे आराम से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। व्हाट इज द फार्मूला मास, ये फार्मूला मास क्या है भाई, तो फार्मूला मास कुछ नहीं है बेटा, ये मॉलिक्यूलर मास ही है ना, ये मॉलिक्यूलर मास ही है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड के लिए लिखा जाता है, आयनिक कंपाउंड के लिए ये लिखा जाता है। क्यों ऐसा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड कोई मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड स्टेट में आप पढ़ोगे, जैसे मान लो NaCl है, NaCl जो है क्रिस्टल के फॉर्म में करेगा, मान लो यहाँ पे Na+ है, तो हर जगह चारों तरफ Cl- होगा, है ना, Cl- होगा। तो ये इस तरह से आयंस के फॉर्म में होता है। तो कहने का मतलब ये एग्जैक्टली कोई मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं है, आयन के फॉर्म में है। तो आयन के फॉर्म में उसको हम लोग मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, तो उस केस में उस मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तरीका सेम ही है, मान लो NaCl निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा 23 mu प्लस 35.5 mu, और इस तरह से आपका आ जाएगा इसका 58.5 mu। तो आपने क्या किया, निकालना वैसे ही है, लेकिन इसके नाम को क्या बोल दिया, बस फार्मूला मास, क्योंकि आयनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूल नहीं बोलते हैं, है ना, वो फार्मूला की तरह ट्रीट कर रहे हैं वहाँ नेट Na और Cl, उसको हम लोग फार्मूला मास बोलते हैं। इतना सा अंतर है, ये आयनिक कंपाउंड यूज करते हैं। तो इस तरह से बेटा हमारे सारे टॉपिक्स कवर हो गए, मेटल क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, और आज हम लोगों ने सीखा कि एटॉमिक मास यूनिट 1 जो आपका 1.66 होता है वो क्यों लेते हैं ऐसे, हम लोग उसी क्यों चूज किया, कार्बन स्केल ही क्यों चूज किया, वो सारी बातें यहाँ कवर हो गई हैं। तो ये बेसिक पार्ट है, जल्दी से कवर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। बाय बाय।